Hello, my lovely students. So here I am again to start with the chapter ecosystem, right? तो आज हम इकोसिस्टम चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसमें हम बहुत ही सारी बढ़िया सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर. तो सबसे पहले हम वही पढ़ेंगे. मैंने वैसे बता दिया था कि इकोसिस्टम होता क्या है, बट हम दोबारा से पढ़ते हैं बेटा. वो जगह जहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक आपस में इंटरेक्ट करें, यानी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें आपस में इंटरेक्ट करेंगी, उस जगह को हम इकोसिस्टम बोलेंगे. ठीक है. आपके खेत खेत भी जो है इको आपके इकोसिस्टम हो गया. मैन मेड हमने बनाया है. ठीक है. आपका एक्वेरियम हमने बनाया है, मैन मेड इकोसिस्टम. देन आपका पॉन्ड, फॉरेस्ट, एवरीथिंग जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, राइट. तो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आपके कौन से होते हैं? सबसे पहले टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट. तो हैबिटेट के बेसिस पर दो टाइप के इकोसिस्टम होते हैं. इसमें पहला आ गया आपका टेरेस्ट्रियल एंड सेकंड आ गया एक्वेटिक, यानी पानी में रहने वाले. और फर्स्ट है जो जमीन पे हमें मिले. टेरेस्ट्रियल के एग्जाम्पल हो गए आपके फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गई. ठीक है. फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ओके, ये सब क्या हो गए? टेरेस्ट्रियल हो गए. एक्वेटिक में क्या आ गया? पानी में पॉन्ड आ गई. ठीक है. तो ये आपके थे इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, कि पानी में रह रहे हैं या लैंड में रह रहे हैं. दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन. ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओरिजिन, कहाँ से ये बने हैं? प्रगति ने बनाए हैं, नेचुरली बने हैं, या फिर हमने बनाए हैं? उस बेसिस पर दो होते हैं, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक. एंथ्रोपोजेनिक मतलब होता है जो इंसानों ने बनाया. तो पहले हो गया नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा हो गया एंथ्रोपोजेनिक, या इसको मैन मेड बोलते हैं, इंसानों द्वारा बनाया गया हुआ इकोसिस्टम. तो नेचुरल में आपका आ गया फॉरेस्ट आ गया. ठीक है. और एंथ्रोपोजेनिक में आपका क्या आ गया? एक्वेरियम. घर में रखते हो ना सजाने के लिए, सजावट के लिए छोटी छोटी मछलियां रखते हो, उसमें एक्वेरियम भी एक इकोसिस्टम है, क्योंकि वहां पे लिविंग और नॉन लिविंग इंटरेक्ट कर रहे हैं. और हमने बनाया इसलिए आर्टिफिशियल है. और आपका क्रॉप फील्ड्स, एग्रीकल्चर. ठीक है. आपके खेत, आपके खेत है, क्रॉप फील्ड्स है, वो भी क्या है? एंथ्रोपोजेनिक, यानी मैन मेड, आर्टिफिशियल है. तो ये थी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ वो कहाँ से हुए हैं, ओरिजिनेट, कहाँ से हुए हैं ओरिजिनेट. आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है. बहुत ही आसान सी चीजें चल रही हैं अभी. ऐसे तो ये चैप्टर ही पूरा आसान है. तो इकोसिस्टम में जैसा कि मैंने आपको बताया, दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं तभी इकोसिस्टम बनता है. एबायोटिक मतलब आपके नॉन लिविंग, ठीक है, जिनमें जान नहीं होती, नॉन लिविंग. एंड बायोटिक आपके हो गए लिविंग कंपोनेंट्स, जिनमें जान होती. ठीक है. तो एबायोटिक में आपके क्लाइमेटिक फैक्टर आ गए, जैसे कि एग्जाम्पल बारिश, रेनफॉल, हवा, विंड. ओके. एडेफिक फैक्टर आपके सॉइल फैक्टर्स आ गए, कि सॉइल के जो मिट्टी के जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, कितना वो पानी को होल्ड कर सकते हैं और कितना पानी को जाने दे सकते हैं, उनको हम एडेफिक फैक्टर बोलते हैं. टोपोग्राफिक मतलब कि फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ, यानी वो स्लोप है या पहाड़ है, स्लोप है या फिर प्लेन है, या फिर पहाड़ है, माउंटेन्स है. ठीक है. वो हो गया आपका टोपोग्राफिक फैक्टर. ठीक है. वो जगह कैसी है, स्लोप है, माउंटेन है, या प्लेन. बायोटिक कंपोनेंट्स में आके आपके प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड
डिकम्पोजर्स। इसको जरा और डिटेल में पढ़ते हैं, और डिटेल में पढ़ते हैं कि ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और ये डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपके ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं बहुत तरीके के होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स, ओके, बायोटिक कंपोनेंट्स बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें से पहला आ जाता है आपका प्रोड्यूसर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, ये खाना बनाते हैं अपना, को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके खाना बनाते हैं, और इसलिए हम इनको ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं, इसलिए हम इनको ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं। तो दो नाम, तीन नाम हो गए, प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ्स एंड ट्रांसड्यूसर। क्यों? कि लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। एंड ये जो आपके प्रोड्यूसर हैं, दे बिलोंग टू फर्स्ट लेवल, दे बिलोंग टू ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट। हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि ये ट्रॉफिक लेवल होता है क्या बेटा, हर ऑर्गेनिज्म, हर चीज जो इस दुनिया में है, मतलब लिविंग कंपोनेंट, उनको एक लेवल दिया गया है। तो ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खाना बना सकते हैं, वो हमेशा फर्स्ट लेवल पे ही आएंगे। ठीक है, अब प्रोड्यूसर के बाद आता है आपका, इसको प्रोड्यूसर को खाने वाला कंज्यूम करता है, वो हो गया आपका फर्स्ट कंज्यूमर, ऑल्सो नोन एज हर्बीवोर। ये प्रोड्यूसर को खाते हैं, ऑल्सो नोन एज हर्बीवोर्स। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे कंज्यूम प्रोड्यूसर्स। ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं और उनका मांस अपने मांस में कन्वर्ट करते हैं। का मास मतलब उनका मैटर अपने मैटर में, यानी प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट करते हैं। दे कन्वर्ट प्लांट मैटर, यानी प्लांट की चीजों को अब अपनी चीजों में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये पहले वो ऑर्गेनिज्म है जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर। देन आता है इसके बाद सेकेंड कंज्यूमर। ठीक है, ऑल्सो नोन एज आपका सेकेंड कंज्यूमर, ऑल्सो नोन एज कार्निवोर, या इसको हम फर्स्ट कार्निवोर भी बोल देते हैं। ये पहले ऑर्गेनिज्म है जो एनिमल को खाते हैं, फर्स्ट कार्निवोर। ये क्या करते हैं बेटा, दे कंज्यूम हर्बीवोर, ये हर्बीवोर्स को खाते हैं, उनसे एनर्जी लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आ गए थर्ड कंज्यूमर। ओके, इसको हम सेकेंड कार्निवोर भी बोलते हैं। ये फर्स्ट कार्निवोर को खाते हैं, को खाते हैं, ये फर्स्ट कार्निवोर को खाएंगे, कंज्यूम फर्स्ट कार्निवोर। ओके, इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ कंज्यूमर, इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ कंज्यूमर, जिनको हम टॉप कार्निवोर भी बोलते हैं। ये सबसे ऊपर रहते हैं। ठीक है, ये सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, इनका वैसे शिकार करना बहुत मुश्किल है, मतलब इनका कोई आगे शिकारी होना बहुत मुश्किल है, सबसे ऊपर टॉप लेवल पे बैठे होते हैं। ठीक है, और ये किसको कंज्यूम करते हैं, दे कंज्यूम सेकेंड कार्निवोर, ये सेकेंड कार्निवोर को खाते हैं। तो ये आपके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हो गए। एक बचा डिकम्पोजर्स, एक बचा डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर क्या करते हैं बेटा, ये आपके ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी सड़ी हुई चीज है
वे फीड करेंगे और उसको सिंपल चीजों में तोड़ देंगे। दे कन्वर्ट अ बड़ा सा ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक। ठीक है, जैसे समझ लो कि पेड़ से एक पत्ती गिर गई, सड़ के मतलब खत्म हो गई है वो पत्ती, वो नीचे गिर गए, फिर डिकम्पोजर्स उस पर फीड करेंगे। ठीक है, उससे सारी चीजें निकालेंगे और वापस से मिट्टी में मिला देंगे। तो ये बेसिकली पड़ी हुई चीजों को रिड्यूस कर रहे हैं, कचरे को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम रिड्यूसर्स भी, ऑल्सो नोन एज रिड्यूस। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके उसको सॉइल में करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे बायोटिक कॉम्पोनेंट। प्रोड्यूसर, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड कंज्यूमर, थर्ड कंज्यूमर, फोर्थ कंज्यूमर एंड कंपोज। आई होप ये सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आई विल बी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। इसके बाद आता है कि इकोसिस्टम बना किससे। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, चीजों से बना हुआ है। चीज कंपोजिशन में आपके आते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज, स्पीशीज को आइडेंटिफाई करना और उनको काउंट करना, एन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज। है, तो स्पीशीज कॉम्पोजिशन में दो चीजें आते आ जाती हैं, स्पीशीज को पहचानना आइडेंटिफिकेशन, एन्यूमरेशन करना यानी उनकी काउंटिंग करना। तो इन दोनों चीजों से बनता है स्पीशीज कंपोजिशन। ठीक है, वो पहचानना और उनको काउंट करना। फिर आता है स्ट्रेटिफिकेशन, जिसका मतलब होता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज occupying different level on different layers। अलग अलग लेयर में स्पीशीज को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे प्लांट की बात करूं तो एक बड़े से पेड़ होते हैं, फिर उनसे छोटी श्रब होती है, फिर सबसे छोटी हर्ब होती है। तो उसी में हम टॉप लेयर में क्या रख देंगे, ट्रीज रख देंगे। ठीक है, मिडल लेयर में क्या रख देंगे, श्रब रख देंगे, कि वो ट्री से थोड़े छोटे होते हैं। और सबसे छोटे आपके हर्ब हो गए, उनको हम बॉटम लेयर दे देंगे। ठीक है, तो हर स्पीशीज को लेयर में डिवाइड करना, हर स्पीशीज को लेयर में डिवाइड करना, उनको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो इकोसिस्टम के ये दो स्ट्रक्चर होते हैं कि स्पीशीज की कंपोजिशन क्या है, ये किस टाइप की स्पीशीज वहाँ प्रेजेंट है, उनका क्या काउंट है। दूसरा, उनको लेयर्स देना। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया है कि जैसे पेड़ बहुत बड़े होते हैं तो उनको टॉप लेयर, फिर छोटे श्रब होते हैं, फिर उनसे छोटे हर्ब होते हैं तो उनको सबसे बॉटम लेयर। ये दोनों मिलके बनाते हैं इकोसिस्टम का। फिर बात आती है कि इकोसिस्टम के फंक्शन कौन कौन, यानी ये जो इकोसिस्टम हमारे आसपास है ये क्या क्या फंक्शन कर रही है। ठीक है, तो ये बेटा आपके फंक्शन कर रही है प्रोडक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, डोंट, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये चार टाइप के आपके फंक्शन है जो इकोसिस्टम करती है फ्री ऑफ, कुछ नहीं मांग रहे, हम कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, हमें ये सब सर्विसेज। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन इन चारों फंक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चार फंक्शंस हमें पढ़ने हैं, बेसिकली ये पूरा चैप्टर इन चार फंक्शन क्या है, डिवाइडेड है। तो सबसे पहले प्रोडक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्टिविटी क्या हो गया आपका, प्रोडक्टिविटी मतलब हो गया प्रोडक्शन ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट टाइम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पर यूनिट एरिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो खाना बनाना,
ऑर्गेनिक मैटर बनाना, कितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया है, कितना खाना बनाया है, वो हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। अगर हम इसको मतलब बेसिकली वेट के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो हो जाएगा आपका ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और अगर एनर्जी की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, अगर ग्राम के, हम वेट के वजन के बेसिस पे काउंट कर रहे हैं तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हो गया। और अगर हम इसको एनर्जी के बेसिस पे बोल रहे हैं तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर हो गया। ठीक है, सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया। सबसे पहले आता है प्रोडक्टिविटी में प्राइमरी, इट इज अ रेट एट विच बायोमास इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट। ठीक है, सबसे पहले प्लांट बनाता है ऑफ कोर्स खाना, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो हो गई। तो यहाँ पे दो टाइप की होती है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरी होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्लांट ने कितना खाना बनाया को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। दो टाइप की होती है, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब टोटल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जितना ऑर्गेनिक मैटर टोटल प्रोड्यूस हुआ है उसको जीपीपी बोलते हैं। अगर क्योंकि प्लांट जो खाना बना रहा है अपने लिए करेगा, इतना ज्यादा वो बांट नहीं रहा है, थोड़ा बहुत अपने लिए रखेगा, वरना सरवाइव कैसे करेगा। तो सपोज अगर वो 100% बना रहा है तो उसमें से कुछ फ्रैक्शन अपने लिए भी रखेगा। तो यहाँ पे जीपीपी में से अगर हम रेस्पिरेटरी लॉस बाय प्लांट को अगर माइनस कर दें तो हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आती है, जिसको हम तो हमने क्या कर दिया कि प्लांट ने जो अपने लिए रखा उसको टोटल में से माइनस कर दिया, तो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ गया। कि यही क्या होगा, दिस विल बी अवेलेबल टू हर्बीवोर्स। आगे इनको खाने वाले जो हर्बीवोर्स हैं उनको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिली। ठीक है, तो प्लांट टोटल तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बना रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें से अपने लिए कुछ रख रहा है, बाकी बची हुई जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो आगे वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए अवेलेबल होगी। और आगे वाले ऑर्गेनिज्म सबको पता है कि प्लांट को खाने वाले कौन होते हैं, हर्बीवोर, प्लांट को खाने वाले हैं भी। तो ये दो टाइप की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी थी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्लांट के द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स कितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, कितनी ज़्यादा सन रेडिएशन अवेलेबल है, कितनी ज़्यादा सूरज की किरणें अवेलेबल है, टेम्परेचर, सॉइल में मॉइस्चर कितना है, पानी ज़्यादा है या कम है मिट्टी में, एंड न्यूट्रिएंट्स कितने अवेलेबल है, अच्छे से अवेलेबल है या नहीं। इन्होंने पूरे बायोस्फीयर यानी पूरे अर्थ का इन्होंने एनुअल एनपीपी दिया हुआ, ठीक है, कि साल में कितना प्रोडक्टिविटी मिलता है, 170 बिलियन टन। इन्होंने ड्राई वेट दिया हुआ है, ड्राई वेट मतलब होता है बिना पानी के, ठीक है? बिना पानी के बचा हुआ जो वेट है तो ड्राई वेट बोलते हैं। आपको पता है चाहे हम हैं चाहे पौधे हैं, हमारे अंदर क्या होती है, पानी होता है, तो उस पानी को हटा दिया जाए तो जितना वजन बचे ड्राई वेट बोलते हैं। इन्होंने बोला है जिसमें से ओशियन का सिर्फ 55 बिलियन टन है, और जो लैंड पे इकोसिस्टम है उसका 100 बिलियन टन है। क्यों बेटा, क्योंकि एक्वेटिक कंडीशन में क्या है, आपकी नाइट्रोजन की कमी होती है और सनलाइट की लिमिटेशंस होती है, नीचे तक नहीं पहुंच सकती, लिमिटेशन फॉर सनलाइट एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो पानी में सनलाइट की कमी होती है, ज्यादा नीचे तक सनलाइट नहीं पहुंच सकती, आपकी सूरज की किरणें ज्यादा तक नीचे तक नहीं पहुंच पाएंगी, और पानी में ज्यादातर नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन प्लांट के लिए या किसी के लिए भी बहुत जरूरी।
अगर प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलेगा तो वो अपना ना तो डीएनए, ना आरएनए, ना विटामिन्स, ना हार्मोन्स कुछ नहीं बना पाएगा। एवरीथिंग हैज नाइट्रोजन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में ही नाइट्रोजन है, आपके डीएनए और, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा याद करना आपको जरूरी है। ये टोटल 170 बिलियन टन है, जिसमें से एक्वेटिक यानी ओशियंस 55 बिलियन टन है, जबकि पूरी अर्थ में सबसे ज्यादा आपकी वाटर बॉडीज हैं, फिर भी ओनली 55 बिलियन टन ही वो प्रोडक्टिविटी कर रहा है, जबकि टेरेस्ट्रियल ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी दे रहा है, विच इज 150। आई होप दिस इज क्लियर। मैंने बता भी दिया क्यों कम है, कि एक तो सनलाइट नहीं पहुंच रही है इतना डेप्थ तक, और ना ही नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी। इसके बाद आ जाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसके बाद आ जाती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब होता है हर्बीवोर्स ने कितना खाना बनाया। तो प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बाय हर्बीवोर्स, ठीक है। प्लांट को खाने के बाद हर्बीवोर्स ने अपना कितना बायोमास बनाया, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ऐसी टर्शरी होगी, ठीक है। हर्बीवोर को खा के कार्निवोर्स ने कितना बनाया, वो आपकी टर्शरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे खत्म होती है प्रोडक्टिविटी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं डीकम्पोजिशन। के बाद हम स्टार्ट करते हैं डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन में बहुत सारे स्टेप्स हैं, जिसमें से पहला स्टेप होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है एक बड़े से कंपाउंड को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड करना। सो ये बड़ा सा एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको हम डेट्रीटस बोल रहे हैं। डेट्रीटस में क्या आ गया, एग्जाम्पल आपका जो भी वेस्ट मटेरियल है, ट्विग हो गया, लीफ हो गई, ये सब आपका क्या हो गया, जो भी कचरा है वो डेट्रीटस हो गया, और वो आपका छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता। ठीक है, ये क्या है आपकी फ्रेगमेंटेड डेट्रीटस। तो बड़ा सा डेट्रीटस छोटे छोटे डेट्रीटस में टूट गया है, इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। कौन करता है, बाय डेट्रीवोर्स। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, है ना, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म क्या करते हैं, बड़े से कचरे को छोटे छोटे हिस्से क्या कर देते हैं, डिवाइड, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, सेकेंड स्टेप आता है विच इज लीचिंग, ठीक है। तो डेट्रीटस, इस कचरे में जितने भी बेटा वाटर सॉल्युबल यानी वाटर में घुल जाने वाले आपके वाटर में घुल जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मोस्टली इनऑर्गेनिक जो होते हैं, वो सॉइल के नीचे चले जाते हैं और सॉल्ट की फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं। क्या होता है यहाँ पे, वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो भी आपके वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं, स्पेशली इनऑर्गेनिक, क्या करते हैं, वो deep into the soil and precipitate there as सॉल्ट की फॉर्म में डिपॉजिट हो। तो लीचिंग में क्या हो रहा है, जितने भी आपके वाटर सॉल्युबल और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे चले जाते हैं, और फिर आपके क्या करते हैं, नीचे जाके डिपॉजिट हो, ठीक है। इसके बाद आता है कैटाबॉलिज्म। इसके बाद आता है कैटाबॉलिज्म, ओके। थर्ड स्टेप इज कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, फंगस और बैक्टीरिया डेट्रीटस, फ्रेगमेंटेड डेट्रीटस जो टूट गई है डेट्रीटस, उस पे एक्ट करते हैं, उसको इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो बैक्टीरिया
and fungi act on टूटी हुई detritus and convert it into inorganic component, को inorganic component में डिवाइड कर देंगे। इसमें दो चीजें होती हैं, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन मतलब क्या होता है कि डीकम्पोजिशन के टाइम पर जो डेट्रिटस है वो एक डार्क कलर के कंपाउंड में चेंज, तो डीकम्पोजिशन decomposition at decomposition of detritus results into a formation of dark colored compound। जब detritus की डीकम्पोजिशन हो रही है तो उस दौरान एक डार्क कलर का कंपाउंड बनता है जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, गहरे रंग का एक कंपाउंड बनता है। और मिनरलाइजेशन क्या होता है, इसी डिकम्पोजिशन के टाइम पर डेट्रिटस से मिनरल्स निकलते हैं और वापस से मिट्टी में ऐड हो जाते हैं। तो मिनरलाइजेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम detritus ड्यूरिंग decomposition। ओके, तो यहाँ पे डेट्रिटस से न्यूट्रिएंट्स निकल जाना और वापस से उनका मिट्टी में ऐड हो जाना, इसको हम मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं, पहला डीकम्पोजिशन के टाइम पर एक डार्क कलर का कंपाउंड बन रहा है ह्यूमस, और उसी डीकम्पोजिशन के टाइम पर मिनरल्स निकल रहे हैं उस डेट्रिटस से और वो जाके मिट्टी में ऐड हो रहे हैं। ह्यूमस की अगर बात करें तो ह्यूमस एक डार्क कलर का कंपाउंड है, ठीक है, और यहाँ इसमें बहुत सारा डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, सेलुलोज, लिग्निन, टैनिन, रेजिन, और माइक्रोबियल एक्शन से थोड़ा बचा हुआ रह सकता है। धीरे धीरे एक्शन होगा बट बहुत कम होगा, और इसमें एक बार ह्यूमस बन गया उसमें डीकम्पोजिशन धीरे धीरे होती है, और धीरे डीकम्पोजिशन होके मिनरल और बट बहुत ही धीरे रेट पे होती है, ठीक है। तो जो भी कचरा है उसका डीकम्पोजिशन होता है तो कुछ समय बाद वो एक डार्क कलर का कंपाउंड बना देता है जिसको सब मिट्टी में हो रहा है, ठीक है, और उसी दौरान उससे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं और वापस से मिट्टी में ऐड हो जाते हैं, उसको हम मिनरलाइजेशन। आई होप ये सबको क्लियर है, जल्दी से बता दो। इसके बाद हम थर्ड स्टार्ट करेंगे विच इज एनर्जी फ्लो। चलिए, एनर्जी फ्लो की बात करते हैं। तो एनर्जी फ्लो में बेटा आपको मैं बता दूं कि जितना भी सनलाइट मिल रहा है ऑफ 100% सनलाइट, उसमें से सिर्फ लेस देन 50%, यानी जितना भी सनलाइट मिल रहा है उसमें से लेस देन 50% आपका अवेलेबल है एज फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तो पार भी बोलते हैं बेटा, ये वो वेवलेंथ है जो प्लांट के लिए ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस करने के। तो टोटल 100% सनलाइट में से सिर्फ 50% ही प्लांट के लिए होती है, लेकिन उसमें से भी प्लांट्स कैप्चर ओनली 2 to 10%।
प्लांट उसमें से सिर्फ 2 से 10% ही कैप्चर करता है। ठीक है, प्लांट को अवेलेबल होती है 50%, ऑलमोस्ट लेस देन 50% सनलाइट, बट उसमें से प्लांट सिर्फ 10% कैप्चर कर पाते हैं। और आपको पता है सनलाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, सारे ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट है। प्लांट तो डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट है, उसके बाद हर्बीवोर्स प्लांट पे डिपेंडेंट है, अगर प्लांट खाना नहीं बनाएंगे तो हर्बीवोर भी भूखा मर जाएगा। तो हर ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सनलाइट से क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। और एनर्जी जो है उसका फ्लो सन से प्रोड्यूसर और देन कंज्यूमर एक लाइन में ही जाता है। ठीक है, जैसे आपका ग्रास हो, ग्रास से जाएगा ग्रास हॉपर में, ग्रास हॉपर से जाएगा आपका फ्रॉग में, फ्रॉग से आपका जाएगा स्नेक में, और स्नेक से जाएगा आपका ईगल में। ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी का फ्लो होगा। आपको पता है यहाँ पे ये आपका क्या हो गया, लेवल 1, ये हो गया लेवल 2, ये हो गया लेवल 3, ये हो गया लेवल 4, एंड ये हो गया लेवल 5। या तो हर ऑर्गेनिज्म को एक लेवल दिया जाता है। यहाँ पे मैंने एक फूड चेन बनाई है आप लोगों के लिए, आई होप ये चीज क्लियर है आपको। तो यहाँ पे ये मैंने क्या बनाई है, फूड चेन, एक फूड चेन बनाई है। नेचर में ऐसी अकेली फूड चेन नहीं होती, सब आपस में मिले जुले होते। आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो इसके बाद हम देखते हैं ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने नेचुरल सराउंडिंग में उसको एक जगह चाहिए जिसको हम ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन के बेसिस पर कौन किसको खा रहा है, तो उस बेसिस पर ट्रॉफिक लेवल को बांट दिया, उस बेसिस पर ट्रॉफिक लेवल को बांट दिया। तो इसके बाद हम फूड चेन की ही बात करेंगे। बहुत टाइप की आपकी फूड चेन होती है। सबसे पहले हम ग्रासलैंड फूड और ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। फूड चेन हमें बता रहा है कि कौन किसको खाता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेन में से पहला आता है ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, जिसमें से आता है आपका ग्रेजिंग फूड। तो ग्रेजिंग फूड चेन में हमेशा याद रखना, जो ग्रेजिंग फूड वो आपका क्या है कि वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया फाइटोप्लैंक्टन, एक बड़े ही छोटे से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है प्रोड्यूसर, उनको खाया गया है जू प्लैंक्टन से। जू प्लैंक्टन खाए जाते हैं स्मॉल फिश से, और स्मॉल फिश खाई जाती है लार्ज फिश। Phytoplankton 1 is level 1, zooplankton level 2, small fish level 3 and large fish level 4। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। इंपॉर्टेंट इन जरूरी होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में। सेकंड आता है डेट्रीटस फूड चेन। सेकंड आता है डेट्रीटस फूड, जो डेट्रीटस कूड़े कबाड़े से ही वो फूड स्टार्ट हो रही है। जैसे कि डेट्रीटस, डेट्रीटस को कंज्यूम किया अर्थवॉर्म ने, और अर्थवॉर्म को खाया स्पैरो ने। ठीक है, कूड़े को खाया कंज्यूम किया अर्थवॉर्म ने, और अर्थवॉर्म को कंज्यूम किया स्पैरो ने। ये आपका जो डेट्रीटस फूड चेन है, इट इज इंपॉर्टेंट इन टेरेस्ट्रियल, यानी ये लैंड पे, ये ज्यादातर ये वाली फूड इंपॉर्टेंट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये ज्यादातर किस में इंपॉर्टेंट होती है बेटा, ये इंपॉर्टेंट होती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। थर्ड आता है ट्री इकोसिस्टम, थर्ड आता है ट्री इकोसिस्टम।
ट्री इकोसिस्टम में बेटा एक पेड़ है, पेड़ को कंज्यूम कर रहे हैं कौन? बर्ड्स। ओके, या फिर हम इसको पैरासिटिक फूड चेन बोलते हैं, जहाँ पे पैरासाइट है। पढ़ा था ना लास्ट में, पैरासिटिक फूड चेन। पेड़ को खा रहे हैं बर्ड्स और बर्ड्स को खा रहे हैं पैरासाइट। ठीक है, पेड़ को खा रहे हैं बर्ड्स और बर्ड्स को खा रहे हैं पैरासाइट। ऐसी फूड को हम बोलते हैं एक फूड। तो तीन टाइप की फूड चेन हो गई। ग्रेजिंग जो ज्यादातर पानी में पाई जाती है, डेट्रीटस जो ज्यादातर जमीन पे पाई जाती है, एंड फिर इसके बाद आ गया पैरासिटिक फूड, तो आपका बड़े पेड़ से स्टार्ट हुई है और जिसमें बर्ड खा रहे हैं और बर्ड को खा रहे हैं पैरासाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीन टाइप की। तो अब हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज को बोला जाता है 10%। यहाँ पे इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। सन है, ये ऑफ कोर्स सूरज है। सूरज की किरणों को इस्तेमाल करके प्लांट बना रहा है। ठीक है, प्लांट को खा रहा है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खा रहा है फ्रॉग, फ्रॉग को खा रहा है स्नेक को खा रहा है। सपोज सनलाइट से मिली आपको, सनलाइट में 1 लाख जो है वो एनर्जी है, तो 1% प्लांट में जाएगी। इसके बाद 10% एक बार 1% प्लांट ने ले ली, उसके बाद 10% आगे जाएगी। तो कैलकुलेट करते हैं, लाख जूस हो गए, उसमें का 1% कितना हो गया आपका? 1% हो गया आपका 1000। ठीक है, तो ग्रासेस में क्या जा रही है? 1000 जूस जाएगी। ठीक है, ग्रास हॉपर में कितनी जाएगी? 100 जूस, 10%। फिर फ्रॉग में कितनी जाएगी? 10 जूस। स्नेक में कितनी जाएगी? 1 जूस। ईगल में कितनी जाएगी? 0.1। आप देख रहे हो हर लेवल पे एनर्जी घटती जा रही है, इसलिए ट्रॉफिक लेवल जो है वो 4 to 5 लेवल ही होता है। क्यों? बिकॉज एनर्जी हर लेवल पे कम हो रही है। एनर्जी डिक्रीजेस एट ईच ट्रॉफिक, हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी घट रही है, इसलिए ट्रॉफिक लेवल ज्यादातर मैक्स टू मैक्स 5 लेवल का ही, से आगे एनर्जी अवेलेबल ही नहीं होगी आगे वाले को देने के लिए। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सनलाइट इज ओनली अवेलेबल, मतलब बहुत कम लेवल तक ही आगे अवेलेबल होती है, 4 to 5 लेवल पे हमेशा 4 से 5 लेवल का ही आपका फूड। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार प्रोड्यूसर के पास 1% पहुंच गई, इसके बाद 10% आगे जाती है। उसी 10% को हम क्या बोलते हैं? 10%। आई होप ये सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट आपका आता है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। नेक्स्ट आता है आपका इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है आपके सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर है, जिसमें आप देख सकते हो ये ग्रास हो गई, ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल में आपका ये हमेशा पिरामिड जो होगा क्या होगा? अपराइट होगा। लेकिन एक उल्टा भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं इक्वेटिक में। ये इक्वेटिक में आपका क्या हो सकता है? इक्वेटिक क्या, ट्री इकोसिस्टम में आपका ये उल्टा भी हो सकता है। ठीक है,
जैसे कि एक पेड़ है, उस पे 50 बर्ड्स बैठी है, ठीक है, और उस पे उससे भी ज्यादा पैरासाइट्स है, उससे भी ज्यादा क्या है, पैरासाइट्स है। तो ट्री एक है, 50 बर्ड है, और पैरासाइट 100। तो सच टाइप ऑफ पिरामिड इज व्हाट वी कॉल इट, इन्वर्टेड। ऐसे पिरामिड को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। सच पिरामिड आर नोन एज इन्वर्टेड पिरामिड। ऐसे पिरामिड को बोला जाता है इन्वर्टेड पिरामिड, राइट। नेक्स्ट आता है आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, वजन, ठीक है। मोस्टली हम ड्राई वेट देखते हैं पानी के बिना। यहाँ पे आप देख सकते हो टेरेस्ट्रियल में जमीन पे आपके ग्रास जो है उसका वजन बेसिकली ज़्यादा है एज कंपेयर टू, बेसिकली हम टोटल बोल रहे हैं, ज़मीन पे जो है बिछे हुए हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। फिर आगे आपका फ्रॉग, फिर सबसे कम आपके स्नेक है। तो यहाँ पे हम ड्राई वेट की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम एक्वेटिक की बात करते हैं, पानी में इकोसिस्टम। तो यहाँ पे आपका जैसे आ गया फाइटोप्लैंक्टन का जो बायोमास होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू प्लैंक्टन, और उनका उनसे भी कम ज्यादा होता है किसका, स्मॉल फिश। तो फाइटोप्लैंक्टन dry weight is smaller than zooplankton, and zooplankton biomass is smaller than the नेक्स्ट आ गया पिरामिड ऑफ एनर्जी। बेटा ये हमेशा अपराइट हो, याद रखना, ऑलवेज अपराइट। हमेशा एनर्जी डिक्रीज, ये कभी हमेशा डिक्रीज होती है, कभी भी इंक्रीज नहीं होगी। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा, चाहे कोई भी इकोसिस्टम हो, वो हमेशा अपराइट ही रहेगा, उसमें एनर्जी हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम पढ़ते हैं कि इसका क्या लिमिटेशन, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड की क्या क्या खामियां हैं। कई बार होता है कि एक ही स्पीशीज 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल से बिलोंग करते हैं, इन्होंने उसको ध्यान में नहीं रखा। जैसे कि स्पैरो, इफ ईट्स सीड, अगर बीज खाती है तो हर्बीवोर हुई, ठीक है। इफ ईट्स वॉर्म, अगर कीड़े खाती है क्या हुई, कार्निवोर हुई। तो स्पैरो दोनों खा सकती है, बीज खाती है तो हर्बीवोर हुई, अगर कीड़े खाएगी तो कार्निवोर हुई। तो इन्होंने इस चीज का ध्यान नहीं रखा। और दूसरा, इन्होंने सिर्फ एक सिंपल फूड को देखा, जबकि नेचर में फूड वेब होती है। फूड वेब क्या हो गई, इंटर कनेक्टिंग फूड चेन, बहुत सारी फूड चेन आपस में कनेक्टेड होती हैं, उसको फूड वेब, वेब मतलब क्या होता है, जाला, ठीक है। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम को स्टेबल करने के लिए जरूरी है। क्यों, क्योंकि बेटा जरूरी है कि हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्स हो खाने का। जैसे स्पैरो जो बर्ड है, अगर उसके पास उसको बीज नहीं मिले तो वो कीड़े खा सकती है, वो दोनों फूड चेन में आ सकती है, बीज खाने वाली फूड चेन में भी और कीड़े खाने वाली फूड चेन, ठीक है। तो फूड वेब एक ऑर्गेनिज्म को उसका दूसरा सोर्स देता है, ये नहीं है कोई बात नहीं तुम और खा लो, राइट। जैसे ह्यूमंस भी है, वो आपके प्लांट बेस्ड चीजें भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड चीजें, ठीक है। हम दोनों ट्रॉफिक लेवल में, हम बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल में। इसके बाद इन्होंने सेप्रोफाइट्स, यानी आपके बैक्टीरिया और फंजाई को जगह ही नहीं दी, ठीक है, इन्होंने कंसिडर ही नहीं किया। आपके बैक्टीरिया और फंजाई सेप्रोफाइट्स होते हैं, उन्होंने पिरामिड में, ये सब लिमिटेशंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना है, वेरी वेरी वेरी, ठीक है।
तो एनसीईआरटी में यही तक है, सब समाप्त कर दिया एनसीईआरटी ने यहाँ तक। लेकिन आगे का मैं एक बार हल्का सा आपको ब्रीफ दे देती हूँ, बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एनसीईआरटी और आपका सीयूटी यहीं तक ही आए। तो इसके बाद थोड़ा सा हम देख लेते हैं। फोर्थ है फंक्शन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। आपको पता है न्यूट्रिएंट साइकिल करते हैं बिटवीन योर प्लांट, एनिमल एंड सॉइल। ठीक है, आपके हवा में जाएंगे, प्लांट में आएंगे, एनिमल में आएंगे, मिट्टी में आएंगे, तो उसी साइक्लिंग को हम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनिजम्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, राइट, एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन। अपना काम करवाने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उसकी रेगुलर सप्लाई की जरूरत है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, phosphorus, कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज नोन एज स्टैंडिंग। तो मिट्टी में कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसको हम स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। एक और चीज होती है बेटा स्टैंडिंग क्रॉप, कितना बायोमास प्रेजेंट है उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट एट एनी गिवन टाइम, किसी टाइम पर एक जगह पर कितना बायोमास प्रेजेंट है उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, और कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उसको स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं। इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑल्सो ऑन सीजनल बेसिस। कौन सा सीजन है और कौन सा इकोसिस्टम है उस पर डिपेंड करता है कि कितना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, इसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे दो तरीके की पढ़ेंगे, एक कार्बन साइकिल और एक फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, दो तरीके की मैं आपको बताऊंगी, कार्बन साइकिल एंड फॉस्फोरस साइकिल। लेट्स स्टार्ट विथ कार्बन साइकिल। आपको पता है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन आपका 49% ऑर्गेनिज्म बनाता है, विच इज नेक्स्ट टू, राइट। सबसे पहले पानी है, उसके बाद कार्बन, यानी हमारा शरीर मोर देन 49% कार्बन से। एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन इज 71% कार्बन इज डिसॉल्व्ड इन ओशन। ये बोल रहे जितनी भी ग्लोबल कार्बन है उसमें से 71% तो ओशंस में डिसॉल्व। इसके बाद आपके बताते कि कौन कौन से सोर्स हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया, इसमें बहुत सारा कार्बन होता है। ये फॉसिल फ्यूल कैसे मिलता है हमें, प्लांट और एनिमल से ही तो मिलता है, जब वो मर जाते हैं उनकी डिकम्पोजिशन ओवर द सेवरल ईयर्स हमें मिलता है फॉसिल फ्यूल। कार्बन साइक्लिंग occurs through atmosphere, ocean and through living and dead organisms। एटमॉस्फेयर से प्लांट में आती है, ठीक है, प्लांट से एनिमल में जाती है, वहां से ओशियंस में जा सकती है, फिर प्लांट एनिमल मरते हैं और मरने के बाद वापस से कार्बन क्या चली जाती है, जहां से आई है वही चली। अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 × 10⁻13 किलोग्राम ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली इन बायोस्फीयर। इतनी कार्बन फिक्स होती है, इसका मतलब क्या है, ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, ये फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है ग्लूकोज में। A considerable amount of carbon return to atmosphere as CO2 through respiratory activities। हम respiration करते हैं, प्लांट respiration करते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड वापस से हवा में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। Decomposers also contribute substantially to carbon dioxide by processing waste material, dead organic। ठीक है, कोई भी मरा हुआ मैटर है उस पर डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। Some amount of fixed carbon dioxide is lost to sediment and removed from circulation। यहाँ पे कुछ कार्बन ऐसी होती है जो एक जगह फिक्स हो जाती है, बहुत सालों तक वहीं रहती है, वापस नहीं आती है। बर्निंग ऑफ वुड, फॉरेस्ट फायर, कंबशन of organic matter, fossil fuel, volcanic activities, additional release the CO2। आपका फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, फ्यूल जलाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, उसमें फ्यूल जलता है, फ्यूल जलने से भी CO2 रिलीज होती है और वो एटमॉस्फेयर में जाती है।
ह्यूमन एक्टिविटीज हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल। हमें पता ही है कि हम पेड़ों को काटे जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन करे जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को जलाए जा रहे हैं एनर्जी लेने के लिए अपने, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जा रहे हैं, जिसकी वजह से हो रही है ग्लोबल, राइट। तो इतना ज्यादा कार्बन को हमने इंक्रीज कर दिया है, जब वो ग्लोबल वार्मिंग आ गया, जिसकी वजह से आप देख ही पा रहे हैं, आप खुद उसको देख रहे हैं कैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, राइट, फ्रिक्वेंटली चेंज, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है कुछ जगह, ठीक है, कुछ जगह बहुत ज्यादा बारिशें आ रही हैं, बाढ़ आ रही है, तो सब चीजें किस वजह से हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसके बाद है फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल में आप देख रहे हैं कहाँ से मिल रहा है, हमें रॉक से मिल रहा है, वेदरिंग होती है, वेदरिंग मतलब टूटना, जो आपकी चट्टानें हैं वो टूटती है, एक दो सालों में नहीं होता, बहुत साल लगते हैं, ठीक है, 100 and 1000। रॉक टूट रहा है, सॉइल में मिला, सॉइल में प्लांट ने ले लिया, प्लांट को कंज्यूमर ने खाया, कंज्यूमर आपका डिकम्पोज करने के बाद डेट्रीटस में आया, डेट्रीटस का डिकम्पोजिशन हुआ, सॉइल में वापस से मिला, ठीक है। तो सॉइल से आया और सॉइल में वापस से मिल गया, इसी को हम फॉस्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स ऑफ फॉस्फोरस क्या है, कहाँ पे आ रहा है, रॉक, अर्थ, ठीक है, और सरफेस से हमें क्या आ रहा है, फॉस्फोरस, चट्टानों से का ब्रेक डाउन हो रहा है, सॉइल में मिल रहा है, ठीक है, वापस सॉइल में आ रहा है डिकम्पोज, जबकि कार्बन हवा के थ्रू आ रहा था, ये रॉक आ रहा चट्टान के थ्रू। इसके बाद लास्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन। आपका जो ऑफिशियल टॉपिक था वो इकोलॉजिकल पिरामिड पे खत्म हो गया, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता रही हूँ। इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है बेटा, आप इसमें देख सकते हैं, एक खाली जमीन थी, धीरे धीरे 1000 and 100s of years में वहां पे फॉरेस्ट बने। तो आप जितने भी जंगल आज इस दुनिया में देख रहे हैं, एकदम से नहीं आए, उनको बनने में हजारों साल लगे हैं, इसी को हम इकोलॉजिकल सक्सेस, कैसे वो हजारों साल में आपके फॉरेस्ट, बहुत टाइम लगता, तो वही बोल रहे हैं, द ग्रेजुअल प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेस। ये वहां पे चेंज आए, चेंज इज ऑर्डरली, ऑर्डर से हो रहा है, सीक्वेंस हो रही है पूरी, पैरेलल विद द चेंज इन द फिजिकल एनवायरनमेंट, आसपास के एनवायरनमेंट में भी चेंज आता। These changes led to finally a community that is near equilibrium, एक बहुत ही स्टेबल कम्युनिटी आती है जिसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलते हैं। तो पहली जो आती है, फर्स्ट वन टू कम और इन्वेट, वो हो गई आपकी पाइनियर स्पीशीज, ठीक है। बीच में जो आएगी मिडल स्पीशीज, को बोलते हैं ट्रांजिशनल स्पीशीज, के एंड में जो आएगी को बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ज्यादातर वो फॉरेस्ट ही होते हैं, बड़े बड़े पेड़, ठीक है। तो पहली पायनियर, बीच वाली ट्रांजिशनल और लास्ट वाली क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इसमें बोल रहे हैं द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया इज नोन एज सेरे। सेरे बोल रहे हैं जो भी सीक्वेंस चेंज हो रही है ओवर द 100 और 1000s of years, यानी हजारों साल में जो और बीच में जो ट्रांजिशनल आती है उनको सीरल या सीरल स्टेजेस बोलते हैं। तो इनको बेटा सीरल भी बोल देते हैं, ट्रांजिशनल और सीरल। इन सक्सेसिव सीरियल स्टेज देयर इज अ चेंज इन द डाइवर्सिटी, बार बार डाइवर्सिटी चेंज हो रही है, ठीक है। कभी कोई आ रहा है फिर वो रिप्लेस हो रहा है किसी और से। द प्रेजेंट डे कम्युनिटीज इन द वर्ल्ड हैव टू बी बिकॉज ऑफ सक्सेशन दैट हैज अकर्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, मिलियन ऑफ ईयर्स में हुई है, ठीक है। ये सब जो भी आप फॉरेस्ट देख रहे हो ये एक दिन दो दिन कुछ सालों का काम नहीं, बहुत हजारों लाखों सालों का। सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ, जैसे जैसे लाइफ
जमीन पे स्टार्ट होती रही, इकोलॉजिकल सक्सेशन पैरेलली उसके साथ चल, यहाँ पे इवोल्यूशन और इकोलॉजिकल सक्सेशन आपकी पैरेलल चल रही है, साथ साथ चल रही थी इसमें। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन आपके दो टाइप के होते हैं। ओके, एक हो गया ज़ेराक और एक हो गया हाइड्राक। ज़ेराक मतलब वो सक्सेशन जो जमीन पे शुरू, सक्सेशन स्टार्टेड ऑन लैंड, वेयरएज हाइड्राक नाम से पता लग रहा है दिस सक्सेशन स्टार्टेड ऑन वाटर, ये आपकी पानी में स्टार्ट हुई। इसके बाद और दो टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो वो सक्सेशन जो वहां पे हो रही है, जहां कभी सक्सेशन हुई, जहां पे कभी भी एक किसी भी स्पीशीज का नामो निशान नहीं, सक्सेशन occurs where no species were ever existed। ऐसी जगह जहां पे कभी भी कोई स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं, एग्जाम्पल चट्टान, वो ज़ेराक का भी एग्जाम्पल है, वो ज़ेराक का भी एग्जाम्पल। ठीक है, तो जहां पे कहीं कभी भी कोई स्पीशीज नहीं आई, वहां पे सक्सेशन होता है, उसको प्राइमरी बोलते हैं। ये स्लो स्पीड से होता है, बहुत ही स्लो स्पीड से होता है। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन वहां होता है जहां कभी एक स्पीशीज रहा करती थी बट वो किसी कारणवश मर गई। तो सक्सेशन हियर occurs where species or used to live, जहाँ पे कोई स्पीशीज रहा करती, ये फास्टर स्पीड से होता है। जैसे एक जंगल वो जल गया, ठीक है, तो सालों बाद वहां पे वापस से स्पीशीज आएंगी और बहुत स्पीड से आती है। तो जैसे कि एक बर्न्ड फॉरेस्ट, जला हुआ जंगल, जिसमें कुछ समय बाद क्या हो गई आपकी, वापस से सक्सेशन हो गई फास्टर। ठीक है, हाइड्रा का भी एग्जांपल लिख देती हूँ, पॉन्ड। तो ये चार टाइप की सक्सेशन थी, ज़ेराक, हाइड्राक, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ज़ेराक मतलब जब लैंड पे स्टार्ट हो रहा है, हाइड्राक जब पानी पे स्टार्ट हो रहा है, प्राइमरी सक्सेशन वो है जो ऐसी जगह हो रही है जहाँ कहीं कोई स्पीशीज रही है, और सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ हो रहा है जहाँ स्पीशीज रहा करती थी बट मर गई, तो वापस से वहां पे सक्सेशन। तो सबसे पहले हाइड्राक की बात करते हैं। तो हाइड्राक में बहुत सारी स्टेज हैं। सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, को हम पाइनियर स्पीशीज बोलते हैं। फिर आ गए आपके नीचे सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, फिर कुछ प्लांट ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, कुछ नीचे हैं, उसको सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज बोलते हैं। सबमर्ज्ड मतलब नीचे भी है और फ्री फ्लोटिंग मतलब ऊपर भी है। ठीक है, तो बी प्लस सी प्लस, नेक्स्ट स्टेज आ गई रीड स्वैम्प। बेटा रीड मतलब होता है डंडी, चौक, और स्वैम्प मतलब होता है दलदली एरिया, दलदली। ठीक है, तो बहुत कीचड़ वाला एरिया होता है, तो रीड स्वैम्प। फिर थोड़ा सा ड्रायर देन द स्वैम्प, स्वैम्प से थोड़ा सा ड्राई, फिर और ड्राई हो जाएगा, जिसको हम स्क्रब स्टेज बोलते हैं, एफ। ठीक है, स्क्रब स्टेज। तो यहाँ पे आपका बी सी टी ई एंड एफ, ये सब मिलके आपकी क्या बनाती हैं, ट्रांजिशनल कम्युनिटी, और इनको सीरल कम्युनिटी। ठीक है, बीच में जो आई,
है। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ ये मिलके आपकी ट्रांजिशनल कम्युनिटी बनाती है। और एंड में आ जाता है आपका फॉरेस्ट जो है क्लाइमेक्स, सबसे एंड में जो आता है। क्या है ये? क्लाइमेक्स कम्युनिटी सबसे एंड में। इसके बाद ज़ेराक की बात करते हैं। ठीक है, ज़ेराक मतलब जो आपका लैंड में हुआ है। तो ज़ेराक में सबसे पहले लाइकन्स आते हैं बेटा। ठीक है, लाइकन्स आए, वो आपकी क्या हो गई? पाइनियर कम्युनिटी हो गई। फिर आपकी बीच में आई ट्रांजिशनल कम्युनिटीज, जैसे कि मॉसेस हो गए। ठीक है, एनुअल, पेरिनियल, मॉस ब्रायोफाइट हो गए, एनुअल ग्रास हो गई, पेरिनियल ग्रास हो गई, स्क्रब हो गए, ये सब आए। ठीक है, इसके बाद फाइनली आ गई क्लाइमेक्स कम्युनिटी, बड़े बड़े पेड़ आ गए। के बाद क्या आ गई आपकी? बड़े बड़े पेड़ आ गए, फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये ऐसे ज़राक में हुई जो आपकी सबसे पहले लाइकन्स आए, फिर मॉसेस, फिर एनुअल ग्रास, पेरिनियल। एनुअल मतलब क्या होता है? जो एक साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके मर जाते हैं। पेरिनियल जो बहुत साल तक जिंदा रहते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम पेरिनियल बोलते हैं। ये सीक्वेंस है आपकी ज़राक की जो सक्सेशन लैंड पे स्टार्ट हुई। राइट, ये रही इकोलॉजिकल सक्सेशन। के बाद लास्ट टॉपिक है इकोलॉजिकल सर्विस। जैसे आपको पता है, जो भी इकोसिस्टम हमारे लिए कर रहा है हम उसको इकोसिस्टम सर्विस बोलते हैं। जैसे मिट्टी बनाना, मिट्टी बनाना हमारा 50% हम उसको दे रहे हैं। इसके बाद रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करना आपका लेस देन 10% है ईच। और क्लाइमेट को रेगुलेट करना और हैबिटेट घर बनाना वाइल्ड लाइफ के लिए, वो आपका 6%। तो ये सब हमारे लिए इकोसिस्टम कर रहा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और उनके कॉलीग ने क्या किया, एक प्राइस टैग लगाया कि अगर इकोसिस्टम हमसे चार्ज करने लग गया ना, कितना करेगा, तो वो हमारे लिए काम। उन्होंने प्राइस टैग दिया हर साल का 30 ट्रिलियन। तो उन्होंने बोला कि इकोसिस्टम हमारे लिए जितना काम कर रहा है उसके लिए इकोसिस्टम अगर चार्ज करेगा तो वो होगा 33 ट्रिलियन, राइट, which is basically nearly twice the value of national, approximately equal to $80। राइट, सो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा ने बोला कि इकोसिस्टम हमें $33 ट्रिलियन जितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नाम याद रखना है। तो चलिए हम अपना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बिफोर वी एंड दिस लेक्चर। आपका ऑफिशियली सिलेबस तो इकोलॉजिकल पिरामिड तक ही खत्म हो गया था, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा ब्रीफ बता दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन टू स्ट्रक्चरल फीचर? स्पीशीज कंपोजिशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन, ये दो आपके स्ट्रक्चर फीचर होते हैं इकोसिस्टम के। बाकी सब फंक्शंस हैं। कार्बन कॉन्स्टिट्यूट approximately 49% of the dry weight of organism which is nearly next to water। ठीक है, हमारे शरीर में 49% कार्बन होता है। नेक्स्ट, each trophic level has a certain mass of living material at a particular time, it is known as standing। ठीक है, तो स्टैंडिंग क्रॉप मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना लिविंग मैटर प्रेजेंट है उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोल। आई होप सबको हर चीज क्लियर है। आपका सिलेबस जो था वो इकोलॉजिकल पिरामिड तक, बाकी थोड़ा सा और ब्रीफ में कर लिया, बट स्टिल एक बार उसको रिवाइज करना। और आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिला है तो आप सॉल्व भी करते जाइए, और कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स बिना किसी हेजिटेशन। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर एवरीवन।